नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी ऋतु की है जो अभी कक्षा 6 में पढ़ती है और ऋतु की दो बड़ी बहन और हैं, साथ ही एक छोटा भाई भी है। ऋतु की माँ बहुत कम पढ़ी लिखी है और पिता की मौत एक एक्सीडेंट में कुछ सालों पहले हो गई थी। 4 बच्चों की जिम्मेदारी अकेली औरत पर जब आ पड़े तो वो कोई भी रास्ता चुन लेती है अपने बच्चों की खातिर। मगर ऋतु की माँ ममता ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बेआसरा होकर अपने मायके में रहने लगी। मगर इस जमाने में कोई अपना परिवार ही जब मुश्किलों से चलाता हो, वो एक और परिवार का बोझ कैसे उठा सकता है। कुछ समय बाद ही ऋतु की नानी व मामी सभी को जली कटी सुनाने लगी थी। ऋतु और इसकी बहनों का स्कूल छुड़वाने और उन्हें घर के काम में मदद करने की बातें करने लगी। लेकिन ममता को ये कतई मंजूर नहीं था। किसी भी तरह वो अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाना चाहती थी। उसकी ससुराल पक्ष में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर पाता। बस एक छोटा देवर था जो कभी कभी बस हाल चाल पूछने आ जाता था। ऋतु की दोनों बहनें भी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाईं। वो दोनों पढ़ाई के साथ साथ कभी ट्यूशन लेने का तो कभी किसी छोटे मोटे ब्यूटी पार्लर में काम करने का जुगाड़ करती रहती थी, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए था जो उन्हें नानी के घर में कोई भी देने वाला नहीं था। और अपनी माँ को भी खुश रखने की उनकी कोशिश इसी थोड़े से पैसों को पाकर ही हासिल करनी थी। ममता अगर थोड़ी ज़्यादा पढ़ जाती तो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा अच्छा जीवन तो दे ही सकती थी। मगर वो भी लाचार थी और बेटियों को भी नहीं बोल सकती थी। इन सब में सबसे ज़्यादा पिसती थी ऋतु, जो छोटी तो थी मगर हालातों के चलते उम्र से पहले ही बड़ी हो गई थी। स्कूल से आते ही अपनी मामी का घर के कामों में हाथ बटाती और अपनी नानी के ढेर सारे ताने भी सुनती जाती। मगर वो सुन सुनकर आदी हो चुकी थी। बड़ी बहनों ने तो बस 12 कक्षा पूरी करके स्कूल छोड़ दिया, मगर ऋतु अभाई पढ़ाई कर रही थी। आज जब ममता बाजार गई हुई थी और दोनों बड़ी बेटियां भी बाहर किसी काम से गई हुई थी तो ऋतु स्कूल से आते ही अपना गृह कार्य करने बैठ गई। मामी ने आवाज़ लगाई तो ऋतु ने आने से इनकार कर दिया। बोली कि आज होमवर्क ज़्यादा मिला है तो मैं शाम को आपके साथ काम करवा दूंगी। मामी बड़ करके काम करने लगी। यूं तो आधे से ज़्यादा काम ममता खुद ही संभाल लेती थी, पर ना जाने मामी को ऋतु को काम करवा के कौन सा सुकून मिलता था। तभी वहाँ ऋतु के चाचा आ गए। पूछने लगे, ऋतु बेटा क्या कर रही हो? अरे चाचा आओ, मैं पानी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठ, आ तू बैठ, मैं ले लूँगा खुद, तू पढ़ाई कर। ठीक है चाचा, कहकर ऋतु पढ़ने लगी। तभी उसके चाचा उसके नज़दीक आकर बैठ गए और धीरे से ऋतु का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गए। वो धीरे धीरे उसके हाथों को सहला रहे थे और फिर तपाक से ऋतु के गाल पर एक किस कर ली। ऋतु को शर्म आ गई। उसका बाल मन यही सोच रहा था कि चाचा उसे प्यार करते हैं तो उसे किस दी होगी। वो उठकर जाने लगी क्योंकि उसे कुछ अजीब सा एहसास भी हुआ था। उसे लगा कि चाचा अगर प्यार करते हैं तो मैं इतनी भी तो छोटी नहीं कि वो मुझे किस दें। और फिर माँ के सामने तो कभी ऐसा नहीं किया। फिर तो कुछ ऐसी स्थिति में आ गई कि कुछ भी समझना उसके लिए एक पहेली सा बन गया था। चाचा ने उसे फिर से बुलाया तो वो मामी के पास काम है कहकर चली गई। अब उसके चाचा का उनके घर आना जाना थोड़ा ज़्यादा होने लगा था। जब तब चाचा यही जानने की कोशिश में रहते कि घर में कौन कब होता है
और कौन कब बाहर जाता है, और ये सारी बातें ऋतु से ही पूछी जाती थी। दोनों बहनें किसी काम के सिलसिले में या काम ना होने पर किसी काम की तलाश में ज़्यादातर बाहर जाती ही रहती थी। ममता भी घर में होती, कानाफूसी और तानाशाही के चलते बाहर ही रहने की कोशिश में पड़ोस में या कहीं कीर्तन वीर्तन में जाकर बैठ जाती थी। ऋतु ही घर में छोटी होने की वजह से अधिक समय घर पर ही होती थी। कभी जब इस दौरान उसके चाचा घर पर आ जाते तो वो ऋतु को अपने आस पास ही रखने की कोशिश में लगे रहते थे, और अब तो वो कभी कभी उसके शरीर के अंगों के साथ भी छेड़छाड़ करने लगे थे। ऋतु को समझ आने लगा था कि चाचा के छूने में कुछ बहुत गलत भाव है जो वो महसूस करती थी। वो स्पर्श बहुत घिनौनापन के लिए होता था। ऐसे जाने कितने मौके आए जब ऋतु खुद को बहुत असहाय महसूस करती थी। वो ऐसी छोटी भी नहीं थी कि गलत चीज़ों को समझ ना सके, और ऐसी बड़ी भी नहीं थी कि कोई ठोस निर्णय ले सके या कोई बड़ा कदम उठा सके। अब तो उसका अकेले रहना उसे इतना डराता था कि वो खुद को चाचा के साथ सोचकर ही डर से सिहर जाती थी। अब उसके चाचा कभी तो उसके कपड़ों में अपने हाथों को अंदर भी ले जाने की कोशिश करते थे, मगर ऋतु विरोध करती थी। उसे इतना बुरा लगता था कि अगर उसके पास कोई रिवॉल्वर होता तो चाचा को शूट ही कर देती। एक दिन जब बहुत ही दुखी सी गुमसुम होकर वो बैठी जाने क्या सोच रही थी कि उसकी खास सहेली पूजा ने उससे पूछ ही लिया, यार तू आजकल किस सोच में रहती है? ना तो हमारे साथ खेलने आती है, ना ही तू पढ़ने में ही ध्यान देती है, चक्कर क्या है? पूजा ने शरारत से यूं ही पूछ लिया, पर ऋतु ये बोलकर टाल गई कि कुछ नहीं यार, सर में दर्द है, बस चल मेडिकल रूम चलते हैं, तेरे लिए दवा लाते हैं। ऐसा बोल पूजा ऋतु का हाथ पकड़कर उठाने लगी, पर ऋतु ने ना जाने से इनकार कर दिया। पूजा बोली, ठीक है मत जा, अगला पीरियड झांसी की रानी का है, पता है ना? हाँ पता है। ओके चल अब उठना, क्या पीरियड मिस करके पिटना है क्या? मुझे भी पिटवाएगी, चल। दोनों कक्षा में चली गई। ऐसा कितनी बार हुआ था कि पूजा जब भी ऋतु को उदास देखती तो पूछ लेती थी, मगर ऋतु बताती ही नहीं थी। एक दिन टॉयलेट के बहाने ऋतु क्लास से हटकर बैठी छुपकर रो रही थी, तो पूजा ने उसे देख लिया। अब तो पूजा उससे बहुत जिद करने लगी कि देख, अपनी दोस्ती मानती है तो बता, वरना कभी मुझसे बात मत करियो, समझी? आखिर ऋतु ने मौका देखकर पूजा को अपने चाचा का सारा सच बतला ही दिया और वादा भी लिया कि किसी को मत बताइयो। पूजा ने जब सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ओ माय गॉड, तेरे साथ इतना कुछ हो रहा है और तू है कि ऐसे चुपचाप से सब सहती जा रही है, किसी को घर में बताना भी जरूरी नहीं समझा? तू पागल है क्या? ऋतु ने कहा कि नहीं यार, मैं नहीं बता सकती, घर के हालात तो तू जानती है ना, हमारा ना तो कोई घर है ना कोई अपना कहने को, जो घर था किराए का था और वो पापा की डेथ के बाद खाली करना पड़ा। अब हम लोग मामा मामी और नानी के साथ रहते हैं, अगर किसी को कुछ बताया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी, सब मम्मी को ही गलत बोलेंगे और क्या पता हमें अपने घर से ही निकाल दे। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती, तू समझ यार। और वो रोने लगी। कभी कभी वो मन करता तो पूजा के घर भी चली जाती थी, वहाँ उसे अच्छा लगता था। पूजा की मम्मी भी उसे बहुत प्यार से अपने पास बुलाकर बातें करती थी। ऋतु को वहाँ अपनापन महसूस होता था। पूजा की मम्मी तो ऋतु की तारीफ भी पूजा से करती थी, कितनी प्यारी और सुंदर है ना ऋतु, और जब भी आती है ऐसा ही नहीं लगता कि पराई है, बिल्कुल अपनी सी लगती है।
पूजा माँ का समर्थन करके कहीं खो जाती थी। धीरे धीरे रितु अब बड़ी होती जा रही थी, शरीर से भी और मन से भी, मगर किसको उसके मन की पड़ी थी। उसके चाचा को तो उसका युवा होता शरीर ही दिखता था। वक्त के साथ साथ रितु के चाचा की हरकतों में भी बढ़ावा होता गया। पूजा और रितु 10वीं कक्षा में भी आ गई, मगर रितु अभी भी कुछ नहीं बदल पाई थी। हाँ, मगर अब वो विरोध ज़्यादा करने लगी थी और ना ही चाचा को कोई मौके देती थी अपने साथ अकेला होने के। वो सहते सहते अब कमज़ोर नहीं बल्कि सशक्त हो रही थी। घर के हालात भी सुधरने लगे थे। दोनों बहनों का अपना पार्लर भी हो गया था। एक दिन ममता की छोटी बहन उससे मिलने उनके घर पर आती है। सभी बहुत खुश हुए, खासकर ममता। दोनों बहनों ने ढेर सारी बातें की, अपना अपना दुख सुख बांटा, सभी तरह की बातें हुई। तभी ममता की बहन, जिसका नाम सुरभि था, ने कहा, दीदी कुछ पूछना था आपसे। हाँ बोलना। वो दीदी, अभी तो सब कुछ ठीक ही है, पर क्या सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए तो क्या सही नहीं होगा? मतलब कि आप कब तक यहाँ अपने मायके में यूं पड़ी रहेंगी? आपका भी तो अपना कोई घर होना चाहिए ना। हाँ सुरभि, वो तो है, पर अभी इतना कुछ कैसे होगा? मुझे तो बेटियों की शादी की चिंता खाई जाती है। मकान की सोचूं कि बेटियों की फिक्र करूं। हाँ दीदी, वो तो ठीक है, मगर शादी होने और मकान बनाने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैं कह रही थी कि हाँ बोलो सुरभि। दीदी आप बुरा ना मानो तो एक बात कहनी थी। अरे बुरा कैसा मानना, तुम बोलो तो सही। दीदी एक रिश्ता है, अगर आप चाहें तो मैं बात चलाऊं रिश्ता, लेकिन अभी तो मैंने कोई तैयारी भी नहीं की बच्चों की शादी की, और फिर बच्चियां भी तो इतनी बड़ी नहीं हैं। सबकी उम्र 18 से 25 के बीच ही है। अभी तो इन्हें और समझदार होने दो। जानती हूँ कि बड़ी बेटी हो गई है शादी लायक, मगर कोई रिश्ता मिले भी तो वो लोग जाने क्या डिमांड कर दे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। उफ दीदी, पूरी बात तो सुनो पहले। क्या? बोल। दीदी मैं बेटियों की शादी की नहीं, आपकी शादी की बात कर रही हूँ। क्या? हाँ दीदी, प्लीज़ बुरा मत मानो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जीजाजी जब दुनिया से गए तो क्या रखा उन्होंने आपके लिए? और क्या आपको संभालने वाला कोई आपको नहीं चाहिए? जब बेटियों की शादी हो जाएगी तो आपका अकेलापन आपको काटने को दौड़ेगा। उस समय कौन होगा आपके पास? बेटा अभी छोटा है, बेटियां पराई हो जाएंगी तो कैसे पालोगी बेटे को? तुम तो इतनी भी नहीं पढ़ी कि कोई नौकरी ही कर लो, और फिर आपकी इतनी भी उम्र नहीं है कि आपको सोचना पड़े। वैसे भी आपकी शादी छोटी उम्र में हुई थी तो आपके बच्चे भी सबको बड़े बड़े ही दिखते हैं, उन्हें आपकी उम्र नहीं दिखती। पर आपको अब अपने बारे में सोचना है। एक सज्जन हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, अकेले हैं और कोई साथी चाहते हैं। वैसे तो वो ऑटो चलाते हैं पर अच्छा कमा लेते हैं, आपको खुश रखेंगे। बेटियों की शादी भी हो जाएगी और आपको अपना घर भी मिल जाएगा। आप लोगों के सर पर अपनी छत तो होगी। दीदी मना मत करो प्लीज़, ज़रा अच्छे से सोचो, फिर मुझे जल्दी ही जवाब भी देना। ओके? पर सुरभि लोग क्या कहेंगे? कौन लोग? वो लोग जो आपको पूछने तक ना आए कि आप जिंदा हैं या मर गई। आपकी वो ससुराल जिनका फर्ज था आपको सहारा देना, वो तक नहीं आए आपको पूछने। अब कौन से लोगों की परवाह है आपको? यहाँ मायके में आप कितनी जिल्लत सहती हो सब जानती हूँ मैं। देखो दीदी, किस्मत बार बार आकर द्वार नहीं खटखटाती है। आप ठंडे दिमाग से सोचकर मुझे जवाब दे देना। और हाँ,
चाहो तो बच्चों से भी सलाह कर लेना, अच्छा रहेगा। समझदार बच्चे हैं, वो भी अपनी राय दें तो ज़्यादा ठीक होगा। अच्छा दीदी, चलती हूँ। और मुस्कुराते हुए सुरभि विदा ले लेती है। सुरभि की बातें ममता के मन मस्तिष्क पर असर डाल रही थी। उसने सोचा, अच्छी सी घड़ी देखकर बच्चों से एक बार बात करके देखती हूँ, लेकिन अगर बच्चे नहीं माने तो। फिर उसने 2 दिन बाद सुरभि से फ़ोन पर बात का मन बनाया। 2 दिन कश्मकश में निकल गए। बच्चों से बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी ममता की। ममता ने सुरभि को फ़ोन किया। हेलो, हाँ सुरभि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो ना दीदी, क्या बात है? क्या फैसला लिया आपने? क्या बच्चे राजी हो गए? अरे बाबा, रुको तो, एक ही बार में सारे सवाल कर लोगी क्या? अच्छा, कहो आप, क्या कहना था आपको? वो सुरभि, अगर मैं उनसे खुद मिलकर बात करना चाहूँ तो क्या वो मान जाएंगे? ममता ने कुछ धीमे स्वर में कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो कब मिलना है आपको? और उनका नाम संजीव है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ना, मैं कल आती हूँ और तुम पूछकर बता देना कि कहाँ मिल सकते हैं। अरे दीदी, आप ही क्यों नहीं पूछ लेती उनसे? मैं आपको नंबर दे देती हूँ उनका। और हंसते हुए सुरभि ने ममता को संजीव का फ़ोन नंबर दे दिया। 1 सप्ताह बाद ममता ने सभी बच्चों को अपने पास बैठाकर बात करने के लिए इकट्ठा किया और थोड़ी देर झिझकने के बाद अपनी बात उनके सामने रख दी। सभी अवाक रह गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बड़ी बेटियों तो समझदार थी, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन रितु को एक अनजाना सा भय डरा रहा था। रितु ने ऐसे पिताओं के बारे में बहुत सुन रखा था जो अपनी सौतेली बेटियों को सगी बेटी न समझकर उन्हें किसी भी तरह से परेशान करने से नहीं चूकते थे। और उन सब में ऐसा भी कुछ होता था जैसा उसके चाचा उसके साथ करने की कोशिश करते थे। वो अंदर ही अंदर बहुत डर गई थी, मगर कुछ बोला नहीं। बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वो अलग जाकर बैठ गई। माँ को उसका ऐसा करना अजीब लगा, लेकिन वो ये सोचकर रह गई कि शायद अभी इतना बड़ा फैसला लिया है तो रितु शायद असमंजस में है। एक तरह से ममता को एक मूक स्वीकृति मिल गई थी। आज अचानक से रितु के चाचा आ गए थे और रितु स्कूल से आई ही थी कि चाचा को देख ठिठक गई, मगर बिना कुछ बोले अंदर वाले कमरे में चली गई। ममता ने जोर से आवाज़ देकर रितु से कहा, रितु, चाचा के लिए चाय तो बनाओ बेटा। और ये क्या, तुम तो बिल्कुल ही तमीज़ भूल गई। नहीं चाचा से नमस्ते की और ना ही कुछ और बोली, बस सीधा अंदर चली गई। चलो बाहर आकर बैठो। रितु गुस्से में तमतमाती बाहर आई और रसोई घर में जाकर चाय चढ़ा दी। कुछ देर बाद रितु के चाचा ने ममता से कहा कि भाभी, आप मेरे साथ चलकर रहिए ना, यहाँ रहती हैं तो अच्छा नहीं लगता। आपका भी तो घर है, वो आप बच्चों को लेकर आ सकती हैं जब आपका मन चाहे। उस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा ही खुले रहेंगे। ममता देवर की बात सुनकर हैरान हो गई और उससे ज़्यादा हैरान तो रितु हुई जो रसोई में चाय बनाते हुए ये सारी बातें सुन रही थी। वो झट से बाहर आई और बोली, क्यों, क्या पहले आपको नहीं दिखा कि हम लोग पापा के जाने के बाद कहाँ जाएंगे? आप जैसे भी है हम लोग यहीं ठीक हैं, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारी। रितु, ये कैसे बात कर रही है तू चाचा से? जुबान ज़्यादा नहीं चलने लगी है आजकल तेरी? पैर पटकते हुए रितु बाहर निकल गई। रितु के चाचा के मान मनुहार के बाद ममता सोच में पड़ गई कि आखिर क्या किया जाए। एक तरफ तो सुरभि का प्रस्ताव और एक तरफ ये ससुराल से आया बुलावा, करे तो क्या करे। उसने सोचकर फैसला ये लिया
कि ससुराल जाना ही ठीक रहेगा और उसने सबकी राय मशवरा भी ली तो ज़्यादातर लोगों ने उसको यही सुझाव दिया कि ससुराल जाना ही बेहतर होगा। मगर रितु को लगता था कि चाचा का हम लोगों को घर पर बुलाना जरूरी है, इनकी कोई धूर्त चाल का ही हिस्सा है। वो बार बार घर जाने का विरोध करती रही मगर उसकी सुनता कौन है। वो लोग आखिर आ ही गए अपने घर, वो घर जहाँ से वे तब निकाले गए थे जब ममता और उसके पति शादी करके आए थे और किसी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि ममता और सुधीर रितु के पिता का विवाह एक प्रेम विवाह था। ममता तो बहुत चाहती थी कि वो अपनी ससुराल में ही रहे, मगर ये सपना तब पूरा ना हो पाया था। आज चाहे जैसे हालात हो, ममता ससुराल आ ही गई थी। खुश तो आज भी कोई नहीं था उनसे, लेकिन रितु के चाचा आगे से आगे सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए ममता को शिकायत का कोई मौका ही नहीं दे रहा था। और हुआ वही जिसका डर था। रितु के चाचा रितु को और ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करने लगे। जब भी रितु अकेली होती वो उससे बदतमीजी करने से बाज नहीं आते। कई बार तो रितु ने ऐसी चिकोटी भी उसे काटी कि वो तिलमिला के रह गया। कुछ भी कहो, रितु ने उसे उसके गंदे इरादों में कभी एक बार भी तो कामयाब नहीं होने दिया था। मगर कब तक ये सब चलता। अब जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो रितु ने कोई ठोस कदम उठाने का सोचा। एक दफ़ा जब कोई नहीं था तो रितु जानबूझकर कहीं नहीं गई, लेकिन उसे ये मालूम था कि ममता कब तक वापस आ जाएगी। जैसे ही माँ के आने में थोड़ा समय रह गया, रितु अपने कमरे में जाकर बैठ गई। वो जानती थी कि चाचा कब से इसी तलाश में है कि वो अकेले कमरे में जाए। इससे पहले वो अपनी किसी दोस्त के साथ बाहर खड़े हुए बातें करते हुए समय बर्बाद कर रही थी। घर पर कोई नहीं था। दादी कीर्तन में गई थी, माँ बाजार और बहनें भी अपने पार्लर में थी। छोटा भाई ट्यूशन में था। शाम का समय और रितु अकेली घर पर अपने गिद्ध चाचा के साथ। जब रितु कमरे में गई, झट से पीछे पीछे उसके चाचा भी भीतर प्रवेश कर गए। उन्होंने रितु को कस के पकड़ लिया। जैसे ही उनका हाथ रितु की स्कर्ट तक पहुंचा, रितु ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया उनके मुंह पर, क्योंकि वो उसका गुस्सा भड़काने के लिए ऐसा कर रही थी। चाचा को गुस्सा आया तो उसने रितु का टॉप निकालने के लिए हड़बड़ाहट दिखाई। वो इंसान से जानवर बनने पर आमदा था। रितु भी खुद को बचाती रही। वो अब छोटी बच्ची नहीं थी। पूरा जोर लगाकर अपना घुटना चाचा के दोनों जांघों के बीच ऐसा मारा कि वो गिर ही पड़ा। और तभी ममता भी घर आ गई। सारा नज़ारा देखकर वो तो समझ ही नहीं पाई कि ये हो क्या रहा है। उसके होश भी होश खोते से लगे। फट से रितु को संभाला और उसे दूसरे कमरे की ओर ले गई। ममता को तो यही नहीं सूझ रहा था कि क्या बोले और क्या नहीं। रितु ने ही रो रो कर शुरू से आखिर तक ममता को सारा माजरा समझाया और ये बताया कि वो क्यों नहीं आना चाहती थी अपने चाचा के साथ इस घर में। ममता ने पहले तो रितु को फटकार लगाई कि तूने मुझे पहले क्यों ना सब सच सच बता दिया। रितु ने अपना डर ममता को बताया और ये भी बताया कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपको कोई 10 बातें सुनाए। सभी आपको गलत बोलते, क्योंकि आप अकेले ही हम तीनों बहनों को संभाल रहे हो, तो उंगली आपकी परवरिश पर उठती। और ये सब
हम सहन नहीं कर पाते। अब क्या करना है ये सोचो माँ, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आज तो मैंने खुद को बचा लिया, लेकिन आगे फिर से चाचा ने मुझे नहीं, बस और नहीं, मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। इनको सबक मिलना अभी बाकी है, चलो मेरे साथ। और ममता ने जो अपने देवर को सुनाना शुरू किया तो चुप होने का नाम ही नहीं लिया। बस तभी रितु के चाचा बीच में ही बोल पड़े, बहुत हो गया आपका भाषण, आपको मालूम ही क्या है अपनी बेटियों के बारे में? आप क्या जानती हैं? आपकी बेटियां दूध की धुली हुई हैं क्या? अरे ये रितु तो क्या तुम्हारी दोनों बड़ी वाली बेटियां भी मुझे अकेले में जाने कैसे कैसे इशारे करती हैं। इन्हें अच्छा समझती हो क्या? तुम बहुत गिरी हुई हो, तुम्हारी तीनों बेटियां। और भी मैं खुद नहीं आया था इसके पास, इसी ने बुलाया था मुझे। पहले तो ममता ने देवर का बदला हुआ लहजा देखा कि किस तरह से वो आपसे तुम पर आ गया, फिर उसका तीनों बेटियों पर इस तरह उंगली उठाना ममता को और हैरान और आहत कर गया। अब उसे अपने देवर को कुछ भी कहना बिल्कुल फिजूल लग रहा था। वो जान गई थी कि ये इंसान किस हद तक गिरा हुआ है और अपनी गलती पर पर्दा गिराने की गरज से मेरी बेटियों को गलत बोल रहा है। उसने रितु को साथ लिया और सामान पैक करने लगी। उसने फैसला कर लिया था कि वो संजीव के घर जाकर रहेगी, उसकी पत्नी बनकर, और अपने बच्चों को भी एक पिता का साया देगी। और सचमुच उसका फैसला बहुत सही फैसला साबित हुआ। आज से वो बहुत खुश है अपने परिवार के साथ। दोनों बेटियों को ब्याह कर सिर्फ रितु की शादी होनी है। और हाँ, उसकी दोनों बेटियों ने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली है। और एक खुशखबरी और है, अब उसके 2 बेटे हैं। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।